अच्छा, आपके ये डाउट्स हैं, चलिए ट्राई करके देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो ये मुझे लग रहा है थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा क्या है। चलो फिर से ट्राई करके देखता हूँ। एक बार पहले भी आया था तो इसमें थोड़ा सा ब्रेक किया हुआ है कि रैशनल के लिए थीटा है और अलजेब्रिक इरेशनल के लिए। अलजेब्रिक इरेशनल क्या होता है पता है? अलजेब्रिक इरेशनल क्या है? नहीं सर। अलजेब्रिक नंबर क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक्चुअली जैसे आप जानते हो ना, इन्फिनिटी की दो कैटेगरी है, काउंटेबली इनफाइनाइट, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। तो वैसे ही इरेशनल नंबर की दो कैटेगरी है। जो इरेशनल नंबर है उसके दो कैटेगरी है। मतलब जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, वो दो तरह के इरेशनल होते हैं। जैसे मुझे कोई इरेशनल नंबर्स बताओ, कुछ इरेशनल नंबर्स बताओ। एक आप बताओ, कुछ इरेशनल नंबर्स बताओ। रूट टू, यस। जैसे आपने बताया रूट टू, और कुछ बताओ इरेशनल नंबर्स। रूट थ्री, पाई, ई, रूट थ्री। अब ये जो चार नंबर लिखे हैं, तो इरेशनल नंबर दो कैटेगरी है। एक होता है अलजेब्रिक और दूसरा होता है नॉन अलजेब्रिक। ठीक है, तो अलजेब्रिक कौन सा होगा? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो अलजेब्रिक इरेशनल है रूट टू, रूट थ्री। नॉन अलजेब्रिक इरेशनल है पाई और ई। ये दोनों नॉन अलजेब्रिक इरेशनल है, और ये दोनों, ये जो ये है, ये दोनों अलजेब्रिक इरेशनल है। तो क्या है डेफिनेशन? क्वेश्चन ये है, जैसे इस क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ ना अलजेब्रिक, तो जिनको नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा अलजेब्रिक का मतलब क्या है? तो थीटा अगर रूट टू टाइप का है, थीटा रैशनल है या इरेशनल है? मतलब जैसे कोई नंबर, रियल नंबर या तो रेशनल हो सकता है या इरेशनल हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई रियल नंबर है तो या तो रेशनल है या इरेशनल है। इरेशनल में दो कैटेगरी है, या तो अलजेब्रिक है या नॉन अलजेब्रिक है। हालांकि यहां भी दो कैटेगरी है, या तो टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल फॉर्म होगा वो या तो टर्मिनेटिंग है ना, टर्मिनेटिंग। एग्जांपल के लिए 1/2 जो रेशनल है वो टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग में फिर रेकरिंग होगा, वो जो इस तरह का नंबर उसको रेकरिंग बोलते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग वाले। एग्जांपल के लिए 1/3, तो 1/3 इस कैटेगरी में आता है, 1/2 इस कैटेगरी में आता है। तो रेशनल के दो कैटेगरी हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। और इरेशनल के दो कैटेगरी है, अलजेब्रिक, नॉन अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में आ गया एग्जांपल जैसे बताया रूट टू, रूट थ्री। इसमें आ गया पाई, ई, ये नंबर से हो गया। तो अब आता हूँ डेफिनेशन पे, इसका डेफिनेशन क्या है फिर आप देखना। तो मतलब जो आपके क्वेश्चन में कह रहे हैं कि थीटा, तो थीटा कभी पाई नहीं होगा, ई नहीं होगा, तो इसने कहा अलजेब्रिक है, तो रूट टू, रूट थ्री टाइप का हो सकता है। ये चीज है। तो होता क्या अलजेब्रिक नंबर कि एन इरेशनल नंबर, मतलब जरूर नहीं इरेशनल होगा, अ नंबर हालांकि इसमें भी वही है, अ नंबर, ऐसे जितने भी रैशनल नंबर है वो सब अलजेब्रिक है। हाँ, ऑल रैशनल नंबर्स आर अलजेब्रिक। रैशनल नंबर भी जो अलजेब्रिक ही होंगे। तो अ नंबर which can be obtained as a solution या as a roots, as a root of a polynomial with rational coefficient। ठीक है ना? तो वैसे नंबर जो किसी पॉलिनोमियल का रूट बन सकता है, किस पॉलिनोमियल का? जिस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, तो उस नंबर्स को हम बोलेंगे अलजेब्रिक है। जैसे ऐसा कोई पॉलिनोमियल नहीं है जिसका रूट पाई या ई हो सकता है। मुझे बताओ, ऐसा कोई पॉलिनोमियल हो सकता है जिसका रूट पाई आ जाए, जिसका सॉल्यूशन पाई आ जाए, जिसका रेशनल कोएफिशिएंट हो? ऐसा पॉलिनोमियल का रेशनल कोएफिशिएंट, एग्जांपल के लिए जो मैं बोल रहा था कि जैसे x² - 2 = 0 ले लो, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म -2 है, तो रैशनल है, तो इसका रूट आ जाएगा ±√2।
तो ये अलजेब्रिक है क्योंकि ये इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट है, लेकिन पाई कभी नहीं आएगा। एनीवे मैं आप क्वेश्चन पे आता हूँ, ओरिजिनल क्वेश्चन पे। तो जरा थीटा अगर x with random variable assumes only two values 1 and 0 respectively representing occurrence of success या failure with only two outcomes, the probability of getting success in the experiment defined as, तो सक्सेस या तो थीटा है या 1 माइनस थीटा है, ये डिपेंड करता है कि थीटा क्या है। मतलब p जो है, मतलब p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ना, या तो थीटा या 1 माइनस थीटा। सो थीटा तब है जब थीटा रैशनल हो जाए, और ये तब है जब इरेशनल है, अलजेब्रिक इरेशनल है, अलजेब्रिक इरेशनल है ना, मतलब ये थीटा √2 √3 √4 टाइप का नंबर है तब, और रेशनल है तो ऐसा हो जाएगा। तो ये रेशनल है, और टी एक्स बार दिया इसने। Which of the following is correct? T MLE है as well as consistent है, T unbiased है। ओके तो यहाँ मजे की बात क्या है, समझ आया मुझे। तुम्हें पता है कि ये जो, जैसे हमने एक क्वेश्चन पहले मेरे पास आया था, नॉर्मल थीटा कॉमा 1, थीटा बिलोंग्स टू, मान लो ऐसा है 1 कॉमा 2, जस्ट एग्जांपल के लिए, या थीटा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। चलो अभी एग्जांपल के लिए समझो, थीटा बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, थीटा इज अ रैशनल नंबर, या थीटा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, छोड़ो नेचुरल नंबर है। मुझे बताओ इस पॉपुलेशन में जो x है वो क्या है, कंप्लीट है कि नहीं है? x इज कंप्लीट नहीं है क्योंकि वो डिस्क्रीट हो रहा है। यस, तो यहाँ पे कंप्लीटनेस का यूज है, यहाँ पे एमएलई है, तो उस तरह कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे जो थीटा आपको दे रखा है ना, ये इस केस में ये क्या है, यहाँ पे काउंटेबल है, और ये भी काउंटेबल ही होगा, ये अनकाउंटेबल आई थिंक नहीं आएगा, ये काउंटेबल ही आएगा क्योंकि रेशनल कोएफिशिएंट है ना, और रेशनल काउंटेबल नंबर है। तो यहाँ पे थीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो काउंटेबल है। अच्छा, रैशनल नंबर काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल है, तो यहाँ कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि वहां पे इंटरवल होना चाहिए थीटा में, थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल होने चाहिए, तो थीटा शुड या अनकाउंटेबल, हाँ इंटरवल होने चाहिए। सो यहाँ पे हमें बात करना है एमएलई और कंसिस्टेंसी की, ठीक है, एमएलई और चारों ऑप्शन में एमएलई या कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का क्या रिलेशन है इसके साथ। ओके सो यहाँ पे तो एक चीज समझने की चीज क्या है कि थीटा जो यहाँ पे वैल्यू ले रहा है वो या तो रेशनल है, अलजेब्रिक इरेशनल है, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तो कुछ दिया ही नहीं है ना, पी क्या, हाँ ओके, या तो अगर मान लो उस तरह का नंबर हुआ नॉन अलजेब्रिक इरेशनल है तो क्या होगा, अगर नो तो कुछ दिया नहीं है तो जीरो ही होना चाहिए, ऐसे तो इसने कहा है p इज डिफाइंड एज, तो मुझे लगता है अगर ऐसा होगा तो अदरवाइज जीरो होना चाहिए, तो अदरवाइज जीरो, तो ये अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबली मेनी थीटा के लिए जीरो होगा या कुछ नहीं होगा, ये है, तो ये काउंटेबल सेट है, मतलब यहाँ p जो है ना, मैं बोलना चाहूँ p टेक काउंटेबली मेनी वैल्यू, तो यहाँ जो सपोर्ट है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो सपोर्ट है आपका थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, ये बिग थीटा क्या है यहाँ पे, काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल सेट, इस क्वेश्चन में काउंटेबल होगा, ये है, तो इसी से कुछ रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ये इससे ही रिलेटेड है, ये जो बिग थीटा है दिस इज काउंटेबल सेट एक्चुअली, दिस इज अ कंप्लीट नहीं होगा सर, हाँ कंप्लीट नहीं होगा, तो वहां से तो कंप्लीटनेस पूछता तो इजीली हो जाता, कंप्लीट नहीं होगा वो अलग है। अब यहाँ p मेरे पास दो ऑप्शन है, थीटा 1 माइनस थीटा, अब एमएलई होने के लिए क्या होना चाहिए, लाइक्लीहुड फंक्शन, ओके, तो t इज द एमएलई फॉर थीटा, तो t इज द एमएलई फॉर थीटा, तो एमएलई की क्या करना पड़ेगा, हमें लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, है ना, तो लाइक्लीहुड फंक्शंस के लिए यहाँ पे सो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे अगर हम तो क्या बनेगा, ये x जस्ट आपका 0 1 है, बर्नौली है, और कुछ सैंपल तो ठीक है, सैंपल एस्टिमेटर भी दे दिया, तो एस्टिमेटर दे दिया तो सैंपल भी आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसका क्या आ जाएगा, थीटा या p एक्चुअली होगा, p की पावर समेशन xi 1 माइनस p की पावर n माइनस समेशन xi, यही ना, सो यहां से आपके पास
ये बन रहा है। अब डिपेंड कर रहा है पी क्या है, उसके हिसाब से थीटा होगा या, तो ये थीटा की पावर समेसन एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस समेसन एक्स आई है कब, जब ये कब है, जब x आपका रैशनल नंबर, सॉरी थीटा जो है रैशनल नंबर है, और ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा की पावर समेसन एक्स आई एंड थीटा की पावर n माइनस समेसन एक्स आई, जब थीटा जो है अलजेब्रिक इरेशनल है, अलजेब्रिक इरेशनल है। ओके, जीरो अदरवाइज हो जाएगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ लाइक्लीहुड फंक्शन। सो तो ये आपका लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब थीटा के टर्म में आ गया। हाँ, अब देखो अलग अलग केस में अलग अलग वैल्यू है, तो इसको ठीक से और लिखोगे तो एक में आएगा, अगर और लिखोगे आप तो थीटा अपॉन 1 माइनस थीटा की पावर समेसन एक्स आई इंटू 1 माइनस थीटा की पावर n, पहले केस में। और दूसरे केस में जो आएगा ये आपका आएगा 1 माइनस थीटा अपॉन थीटा की पावर समेसन एक्स आई और इंटू में थीटा की पावर n। तो ये वही दो केस है जो ऊपर वाला केस है। अब इसके बारे में देखना है कि ये कब मैक्सिमम होगा। तो जब हम लोग ये देखते थे बाइनोमियल में एमएलई क्या आता था, सर एक्स बार, एक्स बार, तो ये इसके लिए एक्स बार आएगा, इसके लिए क्या आएगा, ये तो वो हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया एक्चुअली, ये रेसिप्रोकल ही तो हो गया, इसको तुम वो करोगे ना यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया ना, तो 1 माइनस थीटा एक्स बार हो जाएगा। सो एक बार 1 माइनस एक्स बार हो जाएगा। अब इसके आगे सोचो कि हम लोग जब एमएलई निकालते हैं तो इसको अगर तुम प्रॉपर प्रोसेस में जाओ, मैं अगर ये पूछूं थ्रू द प्रोसेस जाएं, क्या करते हैं हम थ्रू द प्रोसेस, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं, ये एल थीटा है, तो यहां भी दो टर्म्स आएंगे, इसका लॉग लोगे, इसका लॉग लोगे, फिर क्या करोगे आप, फिर हम लोग हाँ थीटा फिर जीरो पुट करते हैं, तो पहले वाले को जीरो पुट करेंगे तो थीटा मेरे पास आ जाएगी एक्स बार। लेकिन एक्स बार की वैल्यू की क्या गारंटी है, एक्स देखो अब एमएलई का जिस अब होता है ना, एमएलई जो होता है वो पैरामीटर स्पेस का ही पार्ट होता है, तो यहाँ पे जो एमएलई थीटा की वैल्यू आएगी एक्स बार तब होगी, सी केयरफुली ये जो आपका एमएलई इस केस में, ये जो एक्स बार एमएलई कब होगी, जब थीटा रैशनल है, मतलब अगर ये रैशनल नंबर आता है एक्स बार, तो क्या एक्स बार हमेशा रैशनल होगा, यस और नो? नो सर, नहीं, चेक करो चेक करो चेक करो, एक्स आई की वैल्यू क्या हो सकती है, सर रेशनल और अलजेब्रिक, ना 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 एक्स आई की वैल्यू क्या क्या है, सर 0 और 1, 0 और 1, तो सम करेंगे तो क्या रहेगा, 1 रेशनल, 0 या 1, कोई इंटीजर ही रहेगा ना सम, तो t तो हमेशा रैशनल आएगा, पक्का। तो ये तो श्योर हो गया कि t इज ऑलवेज रैशनल। अच्छा, t इज ऑलवेज रैशनल, और तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन मेरे काम का है, ये मेरे कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हम एमएलई निकाल रहे होते हैं, जैसे कई बार रेस्ट्रिक्टेड पैरामीटर रहता है, जैसे मैं अभी नॉर्मल का एग्जांपल ले रहा था ना, जैसे मान लो x1 x2 xn है, और इस केस में ये नॉर्मल थीटा कॉमा 1 होता है, और मान लो दे दिया कि थीटा की वैल्यू 1 से 10 में है, फिर से मैं वो इंटरवल ले रहा हूँ 1 से 10, तो यहाँ पे एमएलई क्या आता है, सर 1 से 10 में x बार और ग्रेटर देन 10 में 10, यस। अगर मुझे पता है कि थीटा 1 x बार अगर 1 से 10 में आएगा तो x बार एमएलई है, अगर x बार की वैल्यू 1 से कम आई तो 1 एमएलई हो जाएगी, x बार की वैल्यू 10 से ज्यादा हुई तो 10 एमएलई हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेरा x बार किसी भी सिचुएशन में हमेशा रैशनल ही आ रहा है, क्योंकि अपॉन n किया ना, और n तो इंटीजर है, और समेशन जो xi है वो या तो समझ रहे हो ना 1 के मल्टीपल आएगा, 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, जो भी हो, कुछ टाइम 0 हो जाएगा, कुछ टाइम 1 रहेगा, तो एट द एंड इंटीजर आना, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल होना है, तो x बार इज ऑलवेज रैशनल, और थीटा मेरा रैशनल है तो ये एमएलई काम आएगा, और ये एमएलई काम आएगा तो x बार, तो मतलब t एमएलई तो है, ये श्योर हो गया, ठीक है। तो t एमएलई होगा, क्यों, क्योंकि t रैशनल है, तो थीटा जहां रैशनल है वहां पे एमएलई है वो, और t मेरा हमेशा रैशनल है,
तो वो सीधा रैशनल के लिए काम आ गया। अब आते हैं दूसरा केस। तो मतलब ये अलजेब्रिक इरेशनल वाला टर्म की जरूरत नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में, तो ये बस घुमाने के लिए दिया है। अब आते हैं कंसिस्टेंसी पे। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, कंसिस्टेंसी होता क्या है, तो डेफिनेशन कहता है x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू E of x. e ऑफ x, और यहाँ e ऑफ x क्या आएगा, p। So 1. नहीं नहीं, अभी उसके टर्म में देखते हैं। आपका xi क्या है, बर्नौली है ना, Yes sir. बर्नौली व्हाट, बर्नौली p, Yes sir. तो बर्नौली p, तो मीन कितना आएगा p, Yes sir. x बार कन्वर्जेस ex, तो p आ गया। अब p के पास दो चॉइस है, सो अब p के पास दो चॉइस है, तो ये थीटा हो सकता है या 1 माइनस थीटा। थीटा तब जब x रैशनल है, ये तब जब x इरेशनल है, अलजेब्रिक इरेशनल है। अब जो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर है वो क्या कहता है कि x बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। Yes. तो क्या लगता है p क्या हमेशा थीटा के इक्वल आएगी, मतलब थीटा मेरा कुछ भी हो जाए, इसमें थीटा क्या बोला हुआ है, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है क्या ex हमेशा थीटा होगा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, क्वेश्चन ये है, यस और नो। No sir. नहीं ना, क्योंकि थीटा भी है, 1 माइनस थीटा जब ये है, तो मींस x बार इज नॉट अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। क्यों, कंसिस्टेंट कब होता है, जब x बार कन्वर्जन इक्वल टू ex फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस। तो यहाँ ये वाली क्वांटिटी इस पे कन्वर्ज करेगी अगर थीटा मेरा रेशनल है, ये वाली क्वांटिटी इस पे कन्वर्ज करेगी अगर मेरा थीटा अलजेब्रिक इरेशनल है। तो थीटा तो हर बार नहीं आ रहा है, तो हर बार थीटा नहीं आ रहा मतलब इट इज नॉट कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि t इज MLE बट नॉट कंसिस्टेंट। Yes. चलो हो गया फाइनली, लास्ट टाइम नहीं हुआ था वो सोचना पड़ता है, ठीक। तो ये नेक्स्ट देखो। अच्छा सौरभ आपके कुछ डाउट थे PYQ के, नहीं? ओके सर। तो वो उसमें डाउट थे PYQ वाले में, आंसर की तो आ ही गया है। तो मैं क्या करूं, पेपर ओपन करूं? सर कर लो, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से देख रहा हूँ। ठीक है चलो यहाँ मैं ओपन करता हूँ। सो उसमें सर एक ऑप्शन में डाउट था मेरे को, वो कैसे हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि मैंने भी सॉल्व किया नहीं है पेपर पूरा, मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए तो मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं ट्राई करता हूँ अभी, नहीं तो बाद में करेंगे जब होगा तो अभी देखते हैं करके। ओके ऐसे, हालांकि ये जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मैंने अभी किया है जो एकता ने पूछा था, ये मेरे पास कई बार आए, लेकिन मैं कभी एक बार ट्राई किया नहीं हुआ छोड़ दिया था। मुझे कई डिफरेंट लोगों ने पूछा, मतलब जो स्टूडेंट जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो तब किया नहीं था, अभी ट्राई किया तो हो गया। ठीक है, तो इसमें आप कह रहे थे 53 54। ओके फिफ्टी 54 क्या है? ओके इसमें क्या है आंसर की में क्या दे रखा है? इसमें चलो 54 का आंसर की क्या कर रहा है? इसमें ACD। चलो एक बार देख लेते हैं। तो आंसर क्या अटैच है इसमें? तो 53 का आंसर है ABC और 54 का आंसर है ACD। ओके ABC ACD, ठीक है। तो इसका आंसर है ACD। हाँ, तो इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? सर D कैसे हो रहा है? AC तो चलो ठीक है, D क्योंकि लैम्डा इज अ पैरामीटर, तो लैम्डा स्क्वायर भी तो पैरामीटर है, क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्या कंफ्यूजन है, क्यों नहीं होना चाहिए आपको, क्या लगता है D क्यों नहीं होना चाहिए? सर D2 लैम्डा का कैसे हो रहा है? मतलब D2 स्क्वायर होना चाहिए ना लैम्डा का। नहीं, इस किसने कहा T2 स्क्वायर क्यों होना चाहिए लैम्डा का? अनबायस की बात थोड़ी कर रहा है, जस्ट एस्टिमेटर की बात कर रहा है, अनबायस थोड़ी कर रहा है। हाँ, सही। ये बताओ, मैं अगर बोलूं कि x बार एस्टिमेटर है थीटा का, x बार एस्टिमेटर है थीटा स्क्वायर का, दोनों सही है, हमें ये थोड़ी कह रहा है अनबायस है कि नहीं है। एस्टिमेटर तो जस्ट स्टैटिस्टिक होने चाहिए।
अगर मैं नॉर्मल में बोल देता हूं x बार इज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, दैट इज आल्सो करेक्ट, गलत थोड़ी है इसमें कुछ। अगर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन है और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि x बार इज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, यस और नो? यस, एस्टिमेटर मींस जस्ट स्टैटिस्टिक होने चाहिए। अब वो बाद में क्राइटेरिया आता है कि अनबायस्ड है कि नहीं है, सफिशिएंट है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, डिफरेंट क्राइटेरिया क्वालिटी चेक करने का है कि जो एस्टिमेटर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना सुटेबल है। बट एस्टिमेटर तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट स्टैटिस्टिक होने चाहिए, यही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये पैरामीटर ये भी पैरामीटर है, नो प्रॉब्लम। ये एस्टिमेटर ये भी एस्टिमेटर, स्टैटिस्टिक है दोनों, दैट्स ओके। आइए, है ना, तो एस्टिमेटर इज जस्ट स्टैटिस्टिक, कोई भी एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक हो सकता है। ये कोई भी स्टैटिस्टिक मतलब एस्टिमेटर हम बोल सकते हैं, वो अलग बात है, वो बैड एस्टिमेटर होगा, अनबायस्ड नहीं होगा, वो अलग बात है, बट एस्टिमेटर हो सकता है। आइए इसमें आते हैं, ये क्या कह रहा है कि x and b are time homogeneous discrete time Markov chain with state space 0 1 2 and transition probability matrix आपको दे रखी है, which of the following is are true। okay, चलो जरा इसको एक बार करके देखते हैं, पहले तो ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि मैंने सॉल्व किया नहीं अभी, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ, मतलब अभी सो मैंने सॉल्व तो नहीं किया इसको। तो स्टेट स्पेस 0 1 2 है, 0 1 2, सो 0 1 2 0 1 2, ओके। सो 0 से 0 में हाफ प्रोबेबिलिटी है, 0 से 1 जा रहा है, 0 से 2 नहीं जा रहा, ठीक है। 1 से 0 आने की हाफ है और 1 से 1 जा रहा है, ठीक है, 1 से 2 नहीं है। 2 से 0 में आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2 से 0 में, सो 2 से 0 में आ रहा है और 2 से 1 में भी जा रहा है और 2 से 2 में भी है, ओके। तो यहां पे अब क्या है, which of the following is are true। 0 1 रिकरेंट स्टेट है, तो 0 1 रिकरेंट है, यस, 1 पे वापस आ सकता है घूम फिर के, वो है ना, कभी ऐसा होगा वापस नहीं आएगा, ऐसा होगा ही नहीं, हमेशा वापस आ सकता है, सो इट इज ओके। एंड 2 इज ट्रांजिएंट स्टेट, सही बात है, 2 से एक बार बाहर 2 से बाहर निकल गया तो कभी वापस नहीं आएगा, तो ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि मार्कोव चेन हैज अ यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो और ये बोल रहा है मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल, तो इरिड्यूसिबल क्या कब होता है, जब हम कम्युनिकेट कर सके, कम्युनिकेटिंग हो, हाँ, लेकिन 1 से 2 2 से 1 से 2 में तो कभी जा ही नहीं सकते हम, 1 and 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग, तो ये गलत है, ओके। अब आप सोच रहे हो कि ये इरिड्यूसिबल कैसे हो गया, यही ना, क्योंकि हम लोग थ्योरम क्या यूज करते हैं कि अपीरियोडिक एंड इरिड्यूसिबल है तो क्या होता है, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट अबाउट कन्वर्स, क्या ये इफ एंड ओनली थ्योरम है? हम इस स्टेटमेंट को गलत कब कह सकते हैं इस थ्योरम से, जब हम ये बोले कि थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है। क्या ये इफ एंड ओनली इफ है? इफ एंड ओनली नहीं है, आप चेक करो बुक में, अगर इफ एंड ओनली इफ होता तो बोलते गलत है, मतलब यहाँ ये थ्योरम अप्लाई ही नहीं होगा। अगर अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल है तो हम गारंटी दे सकते हैं कि क्या होगा, यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, अगर इरिड्यूसिबल है ही नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि यूनिक नहीं होगा, क्योंकि थ्योरम फेल हो गया ना, जैसे डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है सेकंड डेरिवेटिव में, टेस्ट फेल हो जाता है, हम नहीं बोल सकते कि मैक्सिमा है मिनिमा सैडल है, अलग से चेक करना पड़ेगा। तो ये थ्योरम यहाँ फेल हो गया, तो फेल हो गया तो अब दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो बताइए इसका डेफिनेशन क्या होता है, इरिड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं, सॉरी इरिड्यूसिबल कह रहा हूँ, वो तो मैं देख लिया कि इरिड्यूसिबल नहीं है, सॉरी मैं गलत, यहाँ इरिड्यूसिबल लगाना था, वो गलती से लगा दिया। हमने चेक किया पहले इरिड्यूसिबल नहीं है, जो यहाँ क्रॉस लगा है वो यहाँ लगाना था कि इरिड्यूसिबल नहीं, हमने ये चेक किया इरिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि कम्युनिकेटिंग नहीं है, 1 and 2 आर नॉट कम्युनिकेटिंग, तो इरिड्यूसिबल नहीं है, ओके। अब ये थ्योरम यहाँ फेल हो गया, तो इसको मुझे अब जाना पड़ेगा, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। कैसे निकालते हैं स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा यूनिक, बस ट्राई किया आप निकालने का, निकाल दो, एग्जाम में थ्योरम देखा और लगा दिया। हाँ अभी आप निकाल के देखिए यूनिक मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली लोग थ्योरम ऐसे लगा देते हैं ना, आप निकाल के देखिए, आपको पाई पी इक्वल टू पाई करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा, यूनिक आएगा, सॉल्व करके देखिए इक्वेशन।
तो एक्चुअली ये इस वो वही चेक करना चाह रहा है कि इस थ्योरम में आपको कंफ्यूजन तो नहीं है, ज्यादातर बच्चे ही गलत किए हैं। ये है। ओके, और क्या डाउट है? तो सर इसका 3 जो पार्ट है वो किसका? सर क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज है। अच्छा, आपने भेजा, ठीक है, अभी ग्रुप में आते हैं। हाँ, तो वो नेट वाले ग्रुप में ना, चलिए, तो आपका जो है एक क्वेश्चन तो आपका हो गया, और जो अगला क्वेश्चन आप भेज रहे हैं ना, ठीक है, 29 थर्ड पार्ट, बस थर्ड पार्ट। ओके, ये कह रहा है कि x1 x2 be any other unbiased estimator with efficiency 0.64, मतलब t1 की efficiency 0.64 है। सर रो इज इक्वल टू रूट ई फॉर्मूला डायरेक्ट, रो इज इक्वल टू रूट ई। अच्छा, रूट अंडर ये जो दे रखा है आपको इफिशिएंसी। हाँ ओके, तो ठीक है, इससे आ जाएगा। तो यही थोड़ा पढ़ने पड़ेंगे आपको, है ना। ए सॉरी 64 कितना आएगा? 0.8। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा। सो ये इफिशिएंसी है तो ऐसे ही हटा लो, है ना। सो इफिशिएंसी अगर 0.6 है, डायरेक्टली फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपको देखना पड़ेगा क्या क्या यूज हो रहा है, उससे आ जाएगा। ठीक है। हाँ, तो यही आपको देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो होगा ही, वो चीजें हैं। चलिए ठीक है, फिर अब यहीं स्टॉप करते हैं डाउट क्लास। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर।